डेट कितनी है आज? हाँ, 7 क्या? 7 दिसंबर है आज। अच्छा, तो देखो हम लोग क्या पढ़ चुके थे अब तक पॉलिटी में? थोड़ा नीचे लिख देना है। अब तो आ रहा है ना? देखो इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अब तक? क्या पढ़ चुके हैं पॉलिटी में? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद संविधान सभा का गठन वगैरह भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रस्तावना की व्याख्या भी हो चुकी है, पार्ट्स हो चुके हैं, शेड्यूल्स हो चुके हैं ना। एक चीज़ अच्छे से समझ लो कि जैसे हम सरकार की बात करें, पार्ट्स पढ़ने ठीक है, एक तरीके से पढ़ते हैं। सरकार की बात कर रहे हैं, किसकी? सरकार की, अर्थात गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? कार्यपालिका, दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव, फिर विधायिका अर्थात लेजिस्लेचर, एंड थर्ड न्यायपालिका। अर्थात जुडिशियरी। तो मैंने बताया गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का कार्य क्या है? कार्यपालिका का कार्य क्या है? नियमों और कानूनों को लागू कराना होता है ना। विधायिका का कार्य क्या है? विधान का निर्माण करना, अर्थात कानून बनाना, है ना। इसके 2 भाग होते हैं। जैसे पहले कार्यपालिका के पढ़ लेते हैं। तो कार्यपालिका का कार्य क्या है? जो विधायिका कानून बनाती है उन कानूनों को पूरी तरह से लागू करना, ठीक है ना। अब कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? एक होती स्थायी कार्यपालिका, और दूसरी क्या होती? अस्थायी कार्यपालिका। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती है और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव क्या होती है। जो परमानेंट कार्यपालिका होती है इसमें तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी आती, नौकरशाही। क्या आती? ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, क्योंकि ये हमेशा बने रहते हैं। एक्चुअल में देखो सारे कानूनों को लागू कराने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, और इसके लिए एक क्रम भी है सबका, उस क्रम की बाद में चर्चा करेंगे। अस्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं? मंत्री। जनरली मंत्री आते हैं कि नहीं? बात समझ रहे हो? आज भाजपा की सरकार है, आज नरेंद्र मोदी का, ठीक है ना, अमित शाह का, राजनाथ सिंह का, ठीक है ना, जितने भी लोग सरकार में बैठे हुए हैं उनका काम क्या है? बने हुए कानूनों को लागू कराना, जिसके लिए वो सहयोग लेते हैं किसका? स्थायी कार्यपालिका का। लेकिन जरूरी क्या ये लोग हमेशा बने ही रहें? आज गृह मंत्री अमित शाह हैं, हो सकता कल ना हो, ठीक है ना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, हो सकता है अगली बार ना हो, कोई और हो। तो क्या रक्षा मंत्रालय अपना काम करना बंद कर देगा? नहीं, क्योंकि रक्षा मंत्रालय कार्य किसकी वजह से करता है, किसके साथ करता है? मंत्री तो सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए होता है ऊपर, उसको जनता चुन के भेजती है।
तो वो अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा होता है, क्योंकि 5 साल में उसको चेंज हो जाना है कि नहीं। लेकिन यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, नौकरशाह, जैसे IAS IPS वगैरह, जनरली काम तो यही लोग कर रहे होते हैं ना। एक तंत्र होता है इसके लिए, सरकारी तंत्र। तुम्हें वहाँ पे IAS PCS से लेके क्लर्क तक मिलता है कि नहीं मिलता। तो एक कार्यपालिका के 2 हिस्से हो गए। ठीक, इसके बाद बात आई विधायिका की। तो विधायिका के 2 अंग होते हैं, है कि नहीं। विधायिका के 2 अंग कौन कौन से हैं कि 3 अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। विधायिका के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम ये केंद्रीय विधानसभा की बात कर रहे हैं, अर्थात केंद्र के जो विधानमंडल होता है उसमें 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अगर राज्य की बात करेंगे, जैसे यूपी की बात कर लें, MP की बात कर लें, तो वहाँ विधान परिषद होगी, विधानसभा होगी और राज्यपाल होगा। वो एक अलग बात है किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, किसके संदर्भ में चर्चा हो रही है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कॉमन, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आएंगे, ठीक है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर विधानसभा, दैट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यपाल अर्थात गवर्नर आएंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट? सभी समझ में आ रहा? कोई तुमसे पूछे विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, है ना। एक होता है तुम्हारा जहाँ पे लोग चुन के आते हैं, अर्थात लोकसभा अगर केंद्र की बात करें, और दूसरा राज्यसभा, ठीक है, जहाँ पर राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। लेकिन पूछे विधायिका के अंग कितने, तो 3। सदन कितने होते हैं? 2। भाई राष्ट्रपति सदन थोड़ी ना हो सकते हैं, राष्ट्रपति उसका एक हिस्सा है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से कोई कानून पास होगा उस पर हस्ताक्षर किसके होंगे? राष्ट्रपति के। तब वो बिल या विधेयक क्या बनेगा? एक्ट या कानून। ये बना हुआ कानून लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी? कार्यपालिका की। अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं मंत्रीगण, मंत्रिपरिषद। स्थायी कार्यपालिका में सभी नौकरशाही आती, पूरी नौकरशाही। क्लियर? अगली बात न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका में क्या होता है? न्यायपालिका का कार्य है न्याय देना, न्याय प्रदान करना, ठीक है ना। इसके लिए कई प्रकार के कोर्ट्स हैं अपने यहाँ, 3 लेयर है कोर्टिंग की, है कि नहीं। सबसे ऊपर एपेक्स कोर्ट क्या है अपना? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है कि नहीं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। फिर स्टेट लेवल पे हमारे क्या हैं? उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला अदालतें हैं, नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं। आगे जिक्र करेंगे, जब न्यायपालिका को पढ़ेंगे पूरी तरह से। समझ रहे हो कि नहीं सभी लोग? तो न्यायपालिका का कार्य क्या है? फ्रांसीसी विचारक थे एक मॉन्टेस्क्यू, उनकी अवधारणा थी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में तीनों में शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, मतलब तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करें, ठीक है ना। उसके बाद उनका कहना था कि न्यायपालिका हमेशा स्वायत्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्वायत्त। क्योंकि अंकुश लगाने की जिम्मेदारी क्या है कार्यपालिका, विधायिका पर? किसकी? न्यायपालिका की। न्यायपालिका तो अंकुश लगाएगी। तो उनकी अवधारणा थी कि कार्यपालिका और विधायिका से अलग हटकर न्यायपालिका का कार्य करना उचित होता है एक परिपक्व प्रजातंत्र के लिए, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी किसने दी? फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने। क्लियर? अब न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? कानूनों की जांच करना। जो भी कानून विधायिका बनाती है उसकी जांच कौन करते हैं? न्यायालय। अगर केंद्र स्तर की बात करें तो जांच करेगा सर्वोच्च न्यायालय, और राज्य स्तर की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय जांच करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? दूसरा कार्य क्या है न्यायपालिका का? लोगों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना, है ना, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो भाग 3 में वर्णित हैं। भाग 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। और मूलभूत अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर होगी मेरी बात? आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। क्लियर होगी बात? तीसरा न्यायपालिका का कार्य क्या है?
और न्यायपालिका कोई कार्य लगता है? न्यायपालिका का कार्य है संविधान की रक्षा करना। संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायपालिका की। बात समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हुई अभी तक? सभी समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न हो यहाँ तक बताओ? किसी कोई क्वेश्चन है जो यहाँ तक पूछना चाहते हो? सभी समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो ध्यान रखो, न्यायपालिका का कार्य क्या है? इस वीडियो में लिखने से ज़्यादा तुम्हें कार्य क्या करना है, इसको दोबारा देखने का। समझ रहे हो कि नहीं? दोबारा इसको रिवाइज कर लेना। अब हम लिखाएंगे कम, तुम लोग वीडियो देखोगे कम से कम, और उससे क्या होगा, तुम्हें वोकेट करने का, तुम्हें बोलने का एक लहजा प्राप्त होगा। ठीक है ना? कम से कम तुम भी पढ़ोगे, लगातार कान में बात जाएगी तो बोल सकते हो। अभी तुम लोगों को खड़ा कर दिया जाए बोर्ड पे तो तुम लोग शर्माते हो, संकोच होता है, बहुत हेजिटेशन होता है, कैसे बोलें, क्या बोलें, जो आता भी है वही भूल जाते हैं यहाँ पहुँच के। ऐसा होता है ना? तो इतनी बार उसको देखो कि तुम्हें बोलने की आदत पड़े। आपस में डिस्कशन किया करो इसके लिए। अगर आपस में चर्चा नहीं करते हो, है ना, आजकल के जो मैटर हो रहे हैं, देखो ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, ठीक है, और बहुत छोटी भी होती है उसी बात, ठीक है ना? छोटी उनके लिए जो जिनके लिए हर दिन काम करना है, अरे कल का नहीं इंतजार करें, आज ही कर लेते हैं, ठीक है ना, समय से कर लेते हैं। और बड़ी उनके लिए चलो कल कर लेंगे यार, आज क्या पड़ा धरा है। तो ये तुम डिसाइड कर लो तुम्हारे लिए बड़ी है या छोटी है। दूसरी बात ये, रोज़ का रोज़ पढ़ लिया करो। और जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं, जैसे इस समय किसान आंदोलन चर्चा में है, तो उस पर डिस्कशन करो कि सरकार कितनी हद तक सही है, किसान किस हद तक सही हैं, सरकार की समय क्या जिम्मेदारी बनती है अगर उनके देश में आंदोलन चल रहा है, एक मूवमेंट चल रहा है, ठीक है ना, इसको प्रोटेस्ट बोलते हैं ऐसे आंदोलन को, ठीक है ना। और अगर किसी देश की उन्नति के लिए चलाया जाए तो उसको मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अपनी मांग पूरी करने के लिए चलाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, विद्रोह या विरोध, प्रोटेस्ट। तो ये फार्मर्स प्रोटेस्ट है, ना कि फार्मर्स मूवमेंट, क्योंकि किसान आंदोलन होता तो किसानों की प्रगति के लिए होता और पूरे किसान निकल पड़ते। लेकिन कुछ किसानों का विरोध है इसमें, पंजाब के मुख्यतः किसानों का, तो उस पर सरकार अपनी कार्य करेगी, जो करना है उनको आगे देखेंगे हम लोग। तो फ़ोन से हट के कम से कम डिस्कशन करो इन मैटर पे। तुम लोग का क्या बैठ जाओगे यहाँ आके और घर में क्या हुआ था, कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है, कल क्या प्रोग्राम है, फ़ोन किसी किया था कि नहीं किया था, इन चर्चा में पड़े रहते हो तुम लोग। लेकिन किसी ने चर्चा करी यहाँ पे किसान आंदोलन पे? नहीं की ना। ये करना सीखो, एटलीस्ट जब तुम्हारी पॉलिटी की क्लास लगी उसी दिन कर लिया करो। समझ रहे हो कि नहीं? किसी कोई दिक्कत तो नहीं आता? तो आगे तुम लोग जरूर चर्चा करोगे, इसलिए हम सिर्फ लिख नहीं रहे, वैसे हम लिख देते लेकिन मैं लिखा नहीं आज। तो न्यायपालिका के 3 मुख्य कार्य क्या हैं, अभी मैंने बताया, रिकॉल करो मेरे साथ। पहला कार्य क्या है, कानूनों की जांच करना, ठीक है ना, न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं जिसको, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है न्यायपालिका को। इसका मतलब कोई भी कानून संविधान के सम्मत, संविधान के अनुरूप है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी, इसको चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है, न्यायपालिका की। दूसरा कार्य न्यायपालिका का है ना, भारत के लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। और थर्ड कार्य क्या न्यायपालिका का, संविधान का संरक्षण करना, ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर? बाकी समझ में आ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगर हम सही से देखें तो अपने यहाँ क्या है, अगर हम सदन की बात, कार्यपालिका और विधायिका की बात करें, तो हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है ये यूएसए से कुछ क्या है, कमज़ोर नहीं है, ब्रिटेन से कुछ कमज़ोर। और विधायिका क्या है, वो भी कुछ कमज़ोर है, लेकिन इतनी भी कमज़ोर नहीं। देखो यूएस में क्या होता है और ब्रिटेन में क्या होता है, उससे हम चेक करेंगे, ठीक है ना, उससे कंपैरिजन करेंगे। यूएस में कार्यपालिका और विधायिका क्या है ना, वो अलग अलग कार्य करती हैं। ब्रिटेन में एक साथ कार्य करती हैं, ठीक है ना। भारत की स्थिति बीच की है। भारत में जो कार्यपालिका और विधायिका हैं वो कुछ मजबूत भी हैं और कुछ मामलों में कमज़ोर भी हैं, है ना ऐसा। न्यायपालिका की बात करें
तो भारत की न्यायपालिका ब्रिटेन से मजबूत है, ब्रिटेन से मजबूत है, लेकिन यूएसए से कमज़ोर। हालांकि राइट्स वही है, लेकिन हम लोग प्री मैच्योर डेमोक्रेसी हैं, 70 साल हुए हैं अभी। लेकिन कई ऐसे लोकतंत्र हैं जो काफ़ी समय से 300 साल से लोकतंत्र हैं, तो उनके यहाँ उतनी मजबूती है। एक कारण ये और होता है कि अच्छा, हमने क्या पढ़ा था? हमने संविधान पढ़ा, ठीक है ना, संविधान की हमने बात की, और हम कानून की बात भी कर लेते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि संविधान एक मूल पुस्तक होती है देश की व्यवस्था के बारे में, ठीक है ना। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बड़ा होने का रीज़न क्या है उसका? क्योंकि इसमें राज्यों का संविधान भी शामिल है। लेकिन यूएसए का संविधान क्यों सबसे छोटा है? क्योंकि उसमें राज्यों का संविधान शामिल नहीं है। राज्यों का संविधान राज्यों का अलग से है, और इसीलिए यूएसए का संविधान है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन केंद्रीय स्तर पर वो छोटा सा है, 8-10 पन्नों का। क्लियर? ब्रिटेन में संविधान कहीं लिखा नहीं गया, उनके यहाँ परंपरागत रूप से जो फैसले होते रहते हैं, ठीक है ना, विधायिका के द्वारा, उन्हीं को अमल में लाया जाता है। और कई बार न्यायपालिका उनकी जांच नहीं कर पाती, इसी वजह से ब्रिटेन की न्यायपालिका हमारी न्यायपालिका से कमज़ोर है, लेकिन हमारी न्यायपालिका यूएसए की न्यायपालिका से कमज़ोर है। तो भारतीय न्यायपालिका की स्थिति बीच में इन दोनों के, यूएस और ब्रिटेन के। क्लियर हो गई मेरी बात? अब अच्छा, ब्रिटेन में अगर संविधान नहीं है तो फिर कानून कैसे पता किया जाता है कि यही चीज़ होगी इसमें? कोर्ट कैसे फैसला देता है? कैसे ज्यूरिसडिक्शन करता है? कैसे न्याय प्रदान करता है? भाई संविधान नहीं है ब्रिटेन में, लेकिन अगर कानून ही नहीं है क्या? कानून तो होते हैं ना फॉलो, कानून लिखे भी होते हैं। उनका संविधान नहीं, उनके कानून सारे हैं। मेरी बात समझ में आ रही सभी की? नहीं, संविधान और कानून अलग चीज़ें हैं। संविधान में मूल बातों का जिक्र होता है, कानून अलग चीज़ हो गई। भारत में कई हजारों कानून हैं, राज्यों के अलग अलग अपने क्षेत्र के कानून हैं। हर मतलब चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, वो अपने ज्यूरिसडिक्शन, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने सीमा क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कानून जारी करती हैं, लागू करती हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? और जिन कानूनों पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, वो हमारे 7वीं शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए। कितने विषय हैं टोटल सुहानी कॉन्करेंट लिस्ट में? कितने लक्ष्मी? कितने हैं? 52। पहले 47 थे, 5 और कालांतर में जोड़े गए, कितने हो गए? 52। भूलना नहीं चाहिए। केंद्र सूची में, संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। पहले 97 थे। और राज्य सूची में कितने विषय हो गए? पहले 66 थे, अब 5 घट गए। उन 5 को हटा के कहाँ शामिल कर लिया गया? कॉन्करेंट लिस्ट में, अर्थात समवर्ती सूची में। वहाँ 47 से 52 हो गए, और राज्य सूची के 66 से 61 रह गए। ठीक, तो भाई कानून तो हर राज्य में, हर देश में लागू होते हैं ना। राज्य की परिभाषा तुम लोग को पता है ही है, राज्य क्या होता है? किसी को ये डाउट तो नहीं होता है राज्य क्या होता है? नॉर्मल अगर राज्य की बात की जाए, जैसे पूछा जाए हेड ऑफ स्टेट कौन है इंडिया में? इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन है? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन पूछा जाए हेड ऑफ स्टेट्स कौन है, और ऑप्शन में राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो कौन होगा? हेड ऑफ स्टेट्स लिखा होगा तो क्या होंगे? राज्यपाल। समझो, है ना, कई बार लोग गलती करते हैं ऐसी, हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति, हेड ऑफ स्टेट्स राज्यपाल, क्योंकि कई सारे लोग होंगे ना, वो तो हर राज्य का अलग अलग। भाई किसी भी जगह को राज्य होने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं? एक तो उसके पास पॉपुलेशन हो, क्या हो? मैंने बताया था कि नहीं, जनसंख्या हो। उसके पास लैंड हो, दैट मीन्स टेरिटरी बोल सकते हो। उसका राज्य क्षेत्र होगा कि नहीं? उसके बाद उसके पास उसकी क्या हो? गवर्नमेंट हो। और सबसे बड़ी बात वो क्या हो? सॉवरेन हो, संप्रभु हो। अर्थात
बाह्य नीति, आंतरिक और बाह्य नीतियों में पूरी तरह से स्वतंत्र। भारत के सॉवरेंटी में कोई दखल दे सकता है, क्योंकि हम क्या हैं, संप्रभु हैं। हम अपनी आंतरिक नीतियों में, बाह्य नीतियों में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो कल को अगर यूएस के राष्ट्रपति ये कहें नहीं तुम ये नहीं करने देंगे, तो वो कुछ नहीं होते हैं कहने वाले ऐसा, ठीक है ना। भारत अपनी नीतियों में पूरी तरह से स्वतंत्र है। कंप्लीट हमारे पास राइट है कि हम क्या नीतियां बनाना चाहते हैं, क्या कानून लागू करेंगे, क्या कानून निकाल देंगे। तो राज्य की परिभाषा में क्या होता है, राज्य का पॉपुलेशन होती है, खुद की जनसंख्या, टेरिटरी होती है, उसका एक भूभाग होता है, वहाँ की सरकार होती, और वो क्या है सरकार, सॉवरेन हो। सॉवरेंटी सबसे बड़ा गुण है, समझ रहे हो कि नहीं। तो इन चार चीज़ों से मिलाकर कौन बनता है, राज्य। तो जब हम राज्य की बात करेंगे तो अपने यहाँ भारत भी एक राज्य है और यूपी वगैरह भी राज्य है, नहीं है क्या, क्योंकि यूपी के पास पॉपुलेशन है, उसका टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, सॉवरेन है क्या, पूरी तरह से नहीं है। इसलिए ऐसी राज्य को हम क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, प्रोविंसेस। क्या होता है, प्रांत। तो प्रांत की परिभाषा ध्यान रखना, प्रांत एक राज्य का हिस्सा होता है, लगभग वैसा ही होता है एक तरह से, लेकिन सॉवरेन नहीं कंप्लीटली है। क्या सॉवरेन, क्योंकि अगर एक राज्य का कानून ही बना रहे, इलेक्ट्रिसिटी पर अगर राज्य भी कानून बना रहा है और केंद्र ही बना रहा है, तो माना किसका जाएगा, केंद्र का। बना दोनों सकते हैं, लेकिन लागू किसका होगा, केंद्र सरकार का। तो क्या पूरी तरह सॉवरेन है, कोई राज्य तो नहीं हुआ ही, मतलब यूपी वगैरह प्रोविंसेस वगैरह, लेकिन इंडिया तो है ना सॉवरेन। तो दोनों परिभाषाओं में ध्यान रखना। तो स्टेट के रूप में दोनों ही आ सकते हैं। जनरली स्टेट की बात की जाए तो भारत की बात की जाती है। जनरली जब स्टेट बोलेंगे तो मतलब क्या है, इंडिया, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर। अब फिर से वहीं आते हैं, तो संविधान और कानून की बात कर रहे थे हम। संविधान, उसमें विस्तृत जानकारी होती है, लेकिन कानून तो अलग अलग हो सकते हैं ना। हमने पर्यावरण पे कोई कानून बना दिया, पर्यावरण कानून, एनवायरमेंट एक्ट। हमने मोटर व्हीकल एक्ट बना दिया, मोटर व्हीकल एक्ट। तो क्या ये कहीं नहीं लिखा होगा क्या, पर्यावरण कानून, पैसे दो जाके कुछ 20-25 रुपए की पूरी इसकी मिल जाएगी किताब, जितने की भी होगी, मोटर व्हीकल एक्ट की पूरी मिल जाएगी। तो क्या इसको संविधान में जोड़ के देखा जाएगा क्या, संविधान के अनुरूप होते हैं सारे कानून, लेकिन संविधान का हिस्सा नहीं होते हैं। आईपीसी है अपने, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता है ना, सीपीसी है, सीआरपीसी है, तो ये भी तो कानून है। जैसे इसमें 23 अध्याय 518 धाराएं हैं आईपीसी में। तो क्या संविधान में लिखे होंगे क्या, नहीं, संविधान के अनुरूप होगी, जिससे लोगों के मूल अधिकारों का हनन ना हो। तो इस प्रकार के कानून आईपीसी में, जब कोई दंड करता है, दंड है ना, गलती करता है, अपराध करता है, तो दंड दिया जाता है इसके अनुरूप। बात समझ आई कि नहीं। 23 अध्याय 518 धाराएं, यहां तक किसी को डाउट है तो ध्यान रखो। ब्रिटेन में इसी प्रकार से कानून तो सारे ही हैं, बस उनका संविधान नहीं एक जगह लिखा हुआ है, कानून सारे हैं उनके पास भी। नहीं तो फिर ये मान में क्वेश्चन आएगा ना कि सुप्रीम कोर्ट उनका जज कैसे करता होगा फिर कि ये चीज़ गलत, ये चीज़ सही है, क्योंकि संविधान नहीं चेक करता, वो संविधान है ही नहीं उनके यहाँ। उनके यहाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग विकसित हो चुकी है कि हाँ ये चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए, उसमें चाहे नेता पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों, ठीक है ना, वो दोनों जानते हैं ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि मैच्योर डेमोक्रेसी है उनके यहाँ। लेकिन कानून सभी के यहाँ होते हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो इंडिया हो, और कानून अलग से किताबों में लिए गए होते हैं। तो तुम्हें आईपीसी की बुक खरीदनी तो अलग से ले लो जाके, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तुम्हें एनवायरमेंट एक्ट की खरीदनी, डाउरी एक्ट की खरीदनी है ना, घरेलू हिंसा उसको बोलते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की खरीदनी, किशोर न्याय संरक्षण कानून, ठीक है ना, अलग से मिल जाएगी। लेकिन क्या संविधान में दिया है क्या, वो नहीं, लेकिन संविधान के अनुरूप है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम एक बार ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें अपने यहाँ, किसकी, ब्यूरोक्रेसी की, तो ब्यूरोक्रेसी की एक लेयर होती है, जैसे इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है।
ब्यूरोक्रेसी अर्थात नौकरशाही। तो भाई नौकरशाही में एक पूरा एक सिस्टम होता है ना, जैसे हम पुलिस की बात कर लेते हैं, पुलिस की बात करते हैं, पुलिस में तुम्हें पहले क्या मिलेंगे, डीजीपी मिलेंगे, उसके बाद एडीजीपी मिलेंगे या एडीजी बोलते हैं शॉर्ट में, पी नहीं लगाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर आईजी मिलेंगे, इंस्पेक्टर जनरल, फिर डीआईजी मिलेंगे, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, फिर एडीजी मिलेंगे, एडिशनल डेप्यूटी जनरल, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। उसके बाद तुम्हें क्या मिल जाएंगे, एसएसपी मिलेंगे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी मिलेंगे, है ना, डीएसपी मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन डीएसपी के जस्ट नीचे कौन, ये जो डीएसपी होता है इसको सीओ ही बोलते हैं, अर्थात सर्किल ऑफिसर। यहाँ ये पीसीएस अधिकारी होते हैं, ये एसपी हो सकता है ये आईपीएस से आया हो बन के, हो सकता है ये पीसीएस से ही बन के आया हो, क्योंकि दोनों से भर्ती मिलती है वाली, फिर एसपी बन जाता है, एसएसपी, प्रमोशन होता रहता है ऐसे इस तरह से। तो भाई अगर यूपी में कानून व्यवस्था खराब होती है तो मुख्यमंत्री किसको फटकार लगाएंगे, किसको फटकार लगाएंगे, डीजीपी को। ये थोड़ी ना सिपाही किसी को पकड़ लिया, इधर आ तू, है तूने क्या किया उस दिन, क्या हो रहा है पुलिस में सब, वो क्या करे बेचारा, उसकी खुद ही जवाबदेही ऊपर है। डीएसपी के बाद इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई बोलते हैं जिसको, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर एएसआई, ठीक है ना। उसके बाद हेड कांस्टेबल एंड लेटर लास्ट कांस्टेबल। उसके बाद कई पोस्ट आती है कांस्टेबल ड्राइवर की। तो भाई अगर किसी कांस्टेबल को सूचना मिली है तो किसको देगा, अपने हेड को वहाँ के, उसको हेड कांस्टेबल को देने जरूरत नहीं है कि जाके अपने हेड कांस्टेबल साहब थे उनको दे दी, हेड कांस्टेबल फिर एएसआई के पास गया, ऐसा नहीं। ये एक ही थाने के लोग होते हैं, सभी एक थाने के हैं, और हर थाने का जो हेड होता है उसको एसएचओ बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। अधिकतर जगह इंस्पेक्टर ही होता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में अगर इंस्पेक्टर नहीं है तो वहाँ के सब इंस्पेक्टर को एसएचओ कार्यभार दे दिया जाता है। हर थाना क्षेत्र में कई चौकियाँ भी होती हैं, जैसे नवस्ता थाना क्षेत्र में तुम्हारी हनुमंत विहार चौकी आ जाएगी एक, और भी कई आती होंगी कहीं, हमें तो यही पता है एक दो। तो इन चौकियों की जिम्मेदारी किसकी होती है, सब इंस्पेक्टर्स की। 2 स्टार होते हैं ये, 3 स्टार इंस्पेक्टर होता है, ये हेड होता है यहाँ का, स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं उसको। तो भाई कोई अगर रिपोर्टिंग हुई कहीं से सीधे सीधे किसको जानकारी मिलेगी, इंस्पेक्टर को पहुँच जाएगी। इंस्पेक्टर अगर ऐसा मैटर है कि ऊपर पहुँचाना पड़ेगी, अपने डीएसपी को बताएंगे, डीएसपी एसपी को, सबको एक एक तरफ लाइन हाजिर किया जाता है, तलब किया जाता है। अगर कोई व्यवस्था बिगड़ती है, व्यवस्थाएं सही चल रही हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, पुलिस अपना काम करती रहती है लगातार। तो मुख्यमंत्री को और कुछ जानकारी लेनी है तो डीजीपी से लेंगे, ना कि किसी एसआई को पकड़ के या इंस्पेक्टर को पकड़ के, ठीक है ना। वो चर्चा तो कर सकते हैं उससे, किसी स्पेशल मैटर में डांट भी सकते हैं या उससे जवाब मांग सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि डायरेक्ट रोज कन्वर्सेशन करना चालू कर दें। कन्वर्सेट किससे करेंगे, डीजीपी से। तो यही होती ब्यूरोक्रेसी, यही क्या है, ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, तुम लोगों ने कई जगह कमिश्नर भी सुने होंगे, तो भाई कमिश्नर क्या होते हैं, ये कमिश्नर कहाँ से आ जाते हैं। ध्यान रखो कि जो डीएसपी होता है ना, ये तुम्हारे मंडल का अधिकारी होता है। किसका, मंडल का। एक डीएसपी अर्थात सीओ, इसके रेंज में 4 या 5 थाने आते हैं, मिनिमम 4 से 7 तक आ सकते हैं। तो जैसे गोविंद नगर के जो सीओ हैं, डीएसपी हैं, सर्किल ऑफिसर, ठीक है ना, वो कहाँ कहाँ दबिश दे सकते हैं, नवस्ता थाने में, बर्रा थाने में, है ना, उस्मानपुर थाने में, जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी है, ठीक है ना, कई 5-6 थाने। तो इसको मंडल बोलते हैं इतने क्षेत्र को। तो वहाँ पे डीएसपी होता है। उसके जोन में क्या होता है, एसपी और एसएसपी होते हैं। जोन में क्या होते हैं, एसपी एसएसपी होते हैं। और उसके ऊपर क्या होते हैं, तुम्हारे ये एडीजी वगैरह होते हैं। इसको दरोगा सिस्टम बोलते हैं, और ये 1860 से ऐसा ही चालू चल रहा है। क्या बोलते हैं इसको, दरोगा सिस्टम। लेकिन कई राज्य, कई ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे कमिश्नरी सिस्टम होता है। जो कमिश्नर होता है वो एसएसपी के बराबर, एसपी के बराबर रैंक का होता है।
जो कमिश्नर होता है वो किस रैंक के बराबर होता है, एसपी के। तो कमिश्नर हो जाएगा, है ना। एसीपी भी हो सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो एसीपी तुम्हारा डीएसपी के रैंक के बराबर होता है, ऐसे ही कमिश्नर एसपी के रैंक के बराबर होता है। तो जहाँ कमिश्नरेट चलता है वहाँ ऐसा होता है, जैसे अपने नोएडा और लखनऊ में क्या है, कमिश्नरेट है, क्या है। लेकिन अपने यहाँ कानपुर में क्या है, मंडल सिस्टम है अभी भी। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम एसपी है। लेकिन तुम्हें क्या यहाँ पे एडीजी मिल जाएंगे क्या, नहीं, एडीजी बहुत ऊपर लेवल के अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अब ना ध्यान नहीं आ रहा, ये सब जोन में आते हैं, ठीक है ना, कि ये वेस्ट जोन के एडीजी हैं, है ना, ये वेस्टर्न रीजन के क्या बोलते हैं डीआईजी हैं, या ये ईस्टर्न रीजन के डीआईजी, ऐसा होता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था से सभी काम करते हैं, ठीक है ना। किस लिए कार्य करते हैं, जिससे कार्यों का पालन हो सके, है ना, एग्जीक्यूशन हो सके। जो इम्प्लीमेंट किए गए लॉ कहाँ से फॉर्मेट होके, लेजिस्लेचर से, चाहे वो विधानसभा से हो तो राज्य में होंगे लागू, अगर वो केंद्र में हो तो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए होंगे, राष्ट्रपति ने साइन किए होंगे। जिम्मेदारी किसकी है, स्थायी कार्यपालिका की और अस्थायी कार्यपालिका की। अस्थायी कार्यपालिका में प्रधानमंत्री मंत्री सभी आते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक अब किसी कोई प्रश्न बचा हो तो पूछ सकते हो। कमिश्नरेट समझ गया क्या होता है। तो नोएडा और लखनऊ में कमिश्नर सिस्टम है, लखनऊ कमिश्नर हैं, नोएडा के हैं कमिश्नर, लेकिन कानपुर के कमिश्नर नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, नहीं है। अपने यहाँ एसपी हैं, एसएसपी हैं मैक्सिमम। फिर जोन जब बन जाता है कि ये इधर नॉर्थ जोन के एसएसपी क्या बोलते हैं एडीजी हैं, तो वो अलग चीज़ हो गई। समझ गए, यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है ना। यहाँ तक ही रखते हैं आज, ठीक है ना। आगे पढ़ाएं क्या, पार्ट्स अगली क्लास चालू करेंगे। एक दो चीज़ें हम और बता दे रहे हैं, पहले इसको नोट कर लो सभी लोग।